कहानी की शुरुआत होती है भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से। यहाँ पर स्थित एक फेमस अस्पताल DRD अपोलो हॉस्पिटल में तारीख 27 नवंबर 2019 दोपहर का समय एक महिला बेहद घबराई हुई हालत में एक बुरी तरह जले हुए व्यक्ति को लेकर इस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुँचती है। महिला बताती है कि ये उनके पति है और दोनों नागर कुर्नूल जिले से यहाँ आए हैं। मरीज की हालत गंभीर थी, चेहरे और कंधे के ऊपर का हिस्सा झुलसा हुआ था, इतना कि उसको पहचानना मुश्किल था। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं और महिला, जिसका नाम स्वाति रेड्डी, इमरजेंसी फॉर्म भरते हुए अपने ससुराल और मायके में भी कॉल करती है। वो सभी को अस्पताल का पता देती है और बताती है कि उन्होंने पहले भी फोन पर जानकारी दी थी। फॉर्म में वो घायल व्यक्ति का नाम लिखती है जिसका नाम था सुधाकर रेड्डी और आगे कहती है कि मैं और सुधाकर बाहर किसी काम से निकले थे, रास्ते में कुछ बदमाशों ने घेर लिया और सुधाकर पर एसिड फेंक दिया। ये सुनकर परिवार के लोगों को गहरा सदमा लगा है। सवाल उठते हैं, आखिर हमारे बेटे की किससे दुश्मनी थी, ऐसा घिनौना हमला क्यों किया गया। उधर अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं अब मरीज खतरे से बाहर है, चेहरा लगभग 30% खुल चुका है लेकिन हालात स्थिर है। परिवार को राहत की सांस मिलती है। डॉक्टर उन्हें मरीज से मिलने की अनुमति भी दे देते हैं। सुधाकर और स्वाति के 2 बच्चे भी थे। कुछ दिन पहले ही वो दोनों अपनी नानी के घर घूमने गए थे और उन्हें भेजने का फैसला खुद स्वाति ने लिया था। किस्मत से वो उस दिन घर पे मौजूद नहीं थे, वरना शायद वो भी इस खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते थे। उधर सुधाकर ICU में भर्ती था। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, चारों ओर पट्टियां बंधी थी जिससे वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी उसे देखने आने लगे। सभी को तसल्ली थी कि हालात अब सुधर रहे हैं। इलाज के कुछ दिनों बाद सुधाकर ने थोड़ा बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज अब भी लड़खड़ा रही थी और उसके होठ के आसपास की त्वचा अभी भी जलने के बाद ठीक नहीं हुई थी। उस समय तक उसे सिर्फ लिक्विड डाइट दी जा रही थी, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो चबाने की जरूरत नहीं होती। जब हालत थोड़ी बेहतर हुई तो डॉक्टर ने सलाह दी कि सुधाकर के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी ताकि चेहरा कुछ हद पहले जैसा हो सके। स्वाति और उसके परिवार ने सर्जरी की अनुमति दे दी। अगले कुछ दिनों में सुधाकर अब थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड भी खाने लगा। उसे पहले फीडिंग पाइप के जरिए भोजन दिया जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुद से ही खाने लगा। उसकी माँ, जो रोज उसके लिए घर से खाना बनाकर लाती थी, अब थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उन्हें अपने बेटे की पसंद नापसंद का पूरा अंदाजा था। एक दिन उन्होंने बड़े ही प्यार से उसके लिए मटन सूप तैयार किया। मटन सूप सुधाकर का फेवरेट फूड हुआ करता था। खाने के डिब्बे में पैक करके वो अपने छोटे बेटे यानी सुधाकर के भाई के साथ अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने बेटे से कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पसंद की चीज बनाई है, मटन सूप। आज खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओगे। लेकिन सुधाकर ने माँ की तरफ बड़ी अजनबी निगाह से देखा और सूप पीने से साफ इनकार कर दिया। माँ को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने समझा शायद भूख नहीं है या स्वाद की पहचान नहीं हो रही होगी, मगर असली वजह तो कुछ और ही थी और यही इनकार आगे चलकर एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला था। मटन सूप ना पीने की बात ने सुधाकर की माँ को थोड़ा आहत कर दिया। उन्होंने बड़े प्यार से वो सूप बनाया था, लेकिन उसका बेटा, जिसे ये सबसे ज्यादा पसंद था, आज एकदम ठंडेपन से मना कर रहा था। वही सुधाकर जो अक्सर जिद करके यह सूप बनवाता था, पेट भरा हो या ना, मटन सूप तो जरूर पीता था, मगर आज जैसे उसे उसकी पसंद ही याद नहीं। कमरे में खड़े सुधाकर के छोटे भाई को ये बात और भी अजीब लगी। सिर्फ सूप ही नहीं, उसके चेहरे के हाव भाव भी बदले हुए थे, जैसे सामने कोई ऐसा इंसान बिठा दिया हो जो सुधाकर की शक्ल में कोई और ही हो। चेहरे के एक्सप्रेशन, वो नजरिया, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी शुद्ध शाकाहारी इंसान के सामने मटन रख दिया जाए। छोटे भाई ने तब तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पहली बार शक की चिंगारी उठ खड़ी हुई। बदलाव जो साफ नजर आ रहे थे। वक्त बीता है और अब सुधाकर धीरे धीरे चलने फिरने भी लगा था। एक दिन छोटे भाई कुछ रिश्तेदारों के साथ अस्पताल आया और उसने अपने बड़े भाई को चलते हुए देखा, लेकिन ये चाल, ये शरीर की भाषा बिल्कुल अलग लग रही थी। ना सिर्फ चलने का अंदाज, बल्कि बात करने का तरीका, बैठने का ढंग, आंखों का भाव, सब कुछ बदला बदला सा था। पहले सुधाकर अपने भाई से मजाक करता था, इधर उधर की बातें करता था, खुलकर हंसता था, लेकिन अब एकदम चुपचाप, सीरियस और दूर दूर, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता ही ना रहा हो। रिश्तेदारों से मिलते वक्त भी उसका व्यवहार अजीब था, जैसे पहली बार देख रहा हो, किसी को पहचानता ही नहीं। यहाँ तक कि सुधाकर के सबसे करीबी दोस्त, जिसके साथ वो शॉपिंग करता था, उन्हें भी देखकर कोई भाव नहीं आया। छोटे भाई का शक अब और बढ़ता जा रहा था। फिर वह पुलिस का रुख करता है। इसी बीच छोटे भाई के मन में एक और सवाल आता है कि हमारा भाई तो जानलेवा हमले का शिकार हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस हमसे एक बार भी मिलने नहीं आई। तो वो सोचने लगा कि जब 27 नवंबर को हमला हुआ तब कोई FIR दर्ज हुई थी या नहीं, और अगर नहीं हुई तो क्यों। यही सोचते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में छोटा भाई एक लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने भाई पर हुए हमले की शिकायत दर्ज करवाई। जब उसने वारदात की तारीख बताई तो पुलिस ने थोड़ा हैरानी जताते हुए पूछा, आप अब आ रहे हो इतने दिन बाद? अगर आप उसी दिन आते तो शायद हम हमलावरों को पकड़ चुके होते। अब तो हफ्ते बीत चुके हैं और वो लोग शहर छोड़कर कहीं दूर जा चुके होंगे। पुलिस की ये बातें छोटे भाई को सीधी लेकिन चुभने वाली लगी। उसके मन में भी एक सवाल उठा
था अगर भाभी उस वक्त भाई के साथ थी तो उन्होंने खुद पुलिस को कॉल क्यों नहीं की। वो समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है और इसी सोच ने उसे एक सच्चाई की तह तक ले जाने का रास्ता दिखाया जो पूरे परिवार को हिला देने वाली थी। छोटे भाई को जब अपने बड़े भाई के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस हुआ, जैसे कि किसी को पहचान न पाना, बातचीत का तरीका बिल्कुल बदला हुआ लगना, तो उसने खुद जाकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस वाले पहले थोड़ा कंफ्यूज हुए और उससे पूछने लगे कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो बोला, ये इंसान जो मुझे मेरा भाई बोल रहा है पर इसका हाव भाव, बोल चाल, चाल ढाल सब कुछ सुधाकर जैसा नहीं है। पुलिस वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, मगर जब उन्होंने खुद देखा कि सुधाकर अपने घर वालों को ही नहीं पहचान पा रहा तो शक और गहरा हो गया। इंस्पेक्टर जो पास खड़े थे बोले, कुछ तो गड़बड़ है, चलो खुद जांच करते हैं। बिना घर वालों को बताए पुलिस ने जांच शुरू की। सवाल ये था, अस्पताल में जो आदमी सुधाकर बनकर बैठा है क्या वो वाकई सुधाकर है? उसकी पत्नी स्वाति भी बिना किसी शक के उसे अपना पति मान रही है, बल्कि पहले से ज्यादा उसका ख्याल रख रही है। सुधाकर के चेहरे पर पट्टियां बंधी थी और वह मुश्किल से बोल पा रहा था, इस वजह से उससे सीधे सवाल नहीं किए जा सकते थे। पुलिस को एक आइडिया आया, फिंगरप्रिंट का मिलान किया जाए। छोटे भाई की मदद से अस्पताल में भर्ती सुधाकर के फिंगरप्रिंट चुपचाप लिए गए। फिर आधार कार्ड सेंटर से असली सुधाकर के रिपोर्ट निकाले गए और दोनों के निशान मिलाए गए, पर दोनों मेल ही नहीं खा रहे थे। मतलब साफ था, जो आदमी अस्पताल में है वह सुधाकर नहीं है। अब शक की सुई स्वाति पर घूमी। पुलिस ने उसे थाने बुलाया और पूछताछ शुरू की। पुलिस वालों ने पूछा, हमला हुआ फिर भी उसने FIR क्यों नहीं करवाई? वो 4 हमलावर कौन थे? क्या किसी से दुश्मनी थी? स्वाति दबाव में आई और आखिरकार सच उगल दिया, सुधाकर अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को चौंका दिया। उस दिन जब स्वाति पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने अपने साथ हुए पूरे वाक्य को विस्तार से बताया। उसकी आपबीती सुनकर खुद पुलिस अफसर भी हैरान रह गए कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या। करीब 10 दिसंबर 2017 को पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। नाम था राजेश रेड्डी, पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट, और कहानी की मुख्य किरदार स्वाति। स्वाति पहले एक नर्स के तौर पर काम करती थी किसी नामी अस्पताल में। वहीं उसका पति सुधाकर रेड्डी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता। इन दोनों की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। उस जगह पर कहा गया कि ये अरेंज मैरिज थी, वहीं कहीं कहीं इसे लव मैरिज भी बताया गया। दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। बातचीत हुई, मुलाकातें हुए और फिर 2014 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ साल में उनके 2 बच्चे भी हुए। दोनों की नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन वक्त ने करवट ली। शादी के कुछ साल बाद स्वाति की तबीयत बिगड़ने लगी। कमर और घुटनों में अचानक इतना दर्द होने लगा कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी। सुधाकर अपने पत्नी को लेकर डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर्स ने कहा कि फिजियोथेरेपी ही इसका एक समाधान है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुधाकर ने एक फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढा जिसका नाम था राजेश रेड्डी। शुरू में तो सुधाकर खुद ही स्वाति को लेकर राजेश के क्लिनिक पर जाया करता था, लेकिन कुछ समय बाद स्वाति अकेले ही वहां जाने लगी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। राजेश कभी कभी स्वाति को उसके घर तक भी छोड़ने आने लगा। सुधाकर और स्वाति शहर के दूसरे कोने में अपने बच्चों के साथ अकेले रहते थे। दोनों की नौकरियों के कारण उसका परिवार दूर था। ऐसे में जब सुधाकर घर पर नहीं होता तो स्वाति ने राजेश को घर पे बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। अब स्वाति राजेश के करीब आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर अड़चन थी। स्वाति पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसने सुधाकर को तलाक दिया तो समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। आखिर उसके और सुधाकर के बीच में कोई बड़ा झगड़ा भी तो नहीं हुआ था, सिर्फ इसलिए तलाक लेना कि अब किसी और से प्यार हो गया। ये बात कहने का भी साहस नहीं था। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी खतरनाक साजिश जिसमें प्यार, धोखा और खून सब शामिल था। सुधाकर भले ही ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, मगर अपने पत्नी और बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे। वहीं स्वाति के मन में कुछ और ही चल रहा था। स्वाति अपने पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन 2 छोटे बच्चे भी थे। ऐसे में तलाक लेना समाज में खुद की बदनामी करवाने जैसा था। स्वाति को लगा कि उसे कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे सुधाकर जिंदगी से हट जाए बिना तलाक के। तभी एक रात वो टीवी पर एक पुरानी फिल्म देख रही थी। मूवी का नाम था वधू। इस फिल्म की कहानी ऐसी थी जिसमें एक आदमी की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर उसके चेहरा किसी और से मिलता जुलता बना दिया जाता है। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, स्वाति ने तुरंत राजेश को कॉल किया और उसने अपना प्लान बताना शुरू किया। राजेश को भी आइडिया पसंद आया। दोनों ने मिलकर उस फिल्म को करीब 20 बार देखा। हर सीन, हर डायलॉग को ध्यान से समझा। अब उनके दिमाग में साफ था कि करना क्या है। सुधाकर को रास्ते से हटाकर उसकी जगह राजेश को उसी की पहचान दिलवानी है। चेहरा बदलवाने का प्लान था प्लास्टिक सर्जरी के जरिए। हालांकि डॉक्टरों से पता चला कि पूरी तरह से किसी और चेहरे को अपनाना संभव नहीं है, लेकिन काफी हद तक शक्ल बदली जा सकती है। अब नवंबर 2017 का महीना चल रहा था। दोनों को न सिर्फ साथ रहना था, बल्कि जल्द से जल्द इस प्लान को अंजाम भी देना था। उन्होंने 26 नवंबर 2017 की तारीख चुनी। इससे पहले स्वाति ने अपने दोनों बच्चों को नानी के घर भेज दिया ताकि किसी तरह की रुकावट न आ सके। 26 नवंबर की रात सुधाकर ऑफिस से थका हारा घर लौटता है, लेकिन इस बार उसके घर में एक
और शक छुपा बैठा था। जैसे ही सुधाकर दरवाजा खोलकर घर में दाखिल होता है, अचानक पीछे से हमला होता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बेहोश हो जाता है। स्वाति और राजेश मिलकर उसे खींचकर बेडरूम तक ले जाते हैं। इतने में स्वाति अपने करीबी रिश्तेदार अरविंद को कॉल करती है। वो पास ही रहता था। वो अरविंद को बुलाकर कहती है सुधाकर को चोट लगी है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। फिर दोनों स्वाति और अरविंद सुधाकर को लेकर एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मामूली इलाज करता है। शायद उसे उस वक्त पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। डॉक्टर की मलहम पट्टी के बाद ये दोनों लोग सुधाकर को लेकर घर वापस आते हैं। सुधाकर को तब कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात चल रही है। स्वाति ने बड़ी चालाकी से सुधाकर को समझाया, तुम्हें कुछ याद है? तुम रात को अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। तुम्हारा सर जोर से फर्श से टकराया। तुम कुछ घंटों तक बेहोश रहे। बेचारा सुधाकर ये सब सुनकर उलझन में पड़ गया। उसे कुछ याद नहीं था। दर्द तो था, लेकिन कैसे और कब गिरा इस पर उसे कोई यकीन नहीं था। रात भी गहरी हो चुकी थी। उस वक्त स्वाति ने अरविंद को कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अरविंद ने भी हामी भरी। अगली सुबह यानी 27 नवंबर को करीब 5 बजे स्वाति ने अरविंद को उठाया और बोला, तुम अब जा सकते हो। अरविंद के जाने के बाद घर का माहौल फिर से सन्नाटे में बदल गया, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले खामोशी का था। स्वाति अब अपने असली मिशन में लग चुकी थी। उसने राजेश को फोन किया, अब वक्त आ गया है। राजेश पहले से ही पूरी तरह तैयार था। कुछ ही देर में वो घर पे पहुंचा। स्वाति ने अपने बैग से एक खास इंजेक्शन निकाला। ये कोई आम दवा नहीं थी, ये था एनेस्थीसिया, वो दवा जो ऑपरेशन के दौरान मरीज को होश में नहीं आने देती। स्वाति को अच्छे से पता था कितनी मात्रा में देना है, कितनी देर के लिए सुधाकर बेहोश रहेगा। सुधाकर को ये दवा चुपचाप दी गई और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह बेसुध हो गया। अब इन दोनों के पास वक्त बहुत कम था। राजेश ने लोहे की रोड उठाई, स्वाति ने सिलवटे का पत्थर थामा। दोनों ने मिलकर सुधाकर के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। सर से खून बह रहा था, लेकिन वो अब भी हिल रहा था। फिर तकिए से गला दबाकर उसका दम घोट दिया गया। जब ये सुनिश्चित हो गया कि उसमें जान नहीं बची, तो उसके शव को एक चादर में लपेटा गया। उसी रात दोनों ने शव को कार में डाला और शहर के बाहरी इलाके एक घने जंगल की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, शव को उस गड्ढे में डाला, फिर उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लेकिन डर अभी भी बाकी था। उन्हें चिंता थी कि अगर कोई चेहरा पहचान ले तो, इसलिए उन्होंने चेहरा जलाने के बाद लोहे की रोड से चेहरे को पूरी तरह बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान भी ना सके। इसके बाद उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और दोनों घर वापस आ गए। लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक पहचान की चोरी की शुरुआत थी। अब अगला कदम था राजेश का चेहरा बदलवाना ताकि वो सुधाकर बन सके। राजेश बोला कि ये जरूरी है, तो स्वाति बोली अगर हमें ये खेल आखिरी मुकाम तक पहुंचाना है तो ये सर्जरी करनी ही होगी। स्वाति ने राजेश का चेहरा 30% तक खुद अपने हाथों से जलाया ताकि उसकी सर्जरी हो सके। 10 दिसंबर 2017 को पुलिस ने स्वाति को गिरफ्तार कर लिया। राजेश अस्पताल में ही था, इसलिए उसके डिस्चार्ज का इंतजार किया गया। 14 दिसंबर को डिस्चार्ज हुआ और 15 को पुलिस ने राजेश को भी दर्द पहुंचा। स्वाति और राजेश के बताए अनुसार सुधाकर की लाश उसी जंगल में मिली। साथ में मिले लोहे की रोड, इंजेक्शन, सिलबट्टे और चादर, सब कुछ जो इस मर्डर में इस्तेमाल हुआ था। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट में पेशी के लिए स्वाति एक बार फिर से गायब हुई। अब दोनों पर सुधाकर के मर्डर का केस चल रहा है। स्वाति के दोनों बच्चे अब दादी के पास ही रहते हैं। स्वाति के मायके वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है।